आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। और यह टोटल सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का टॉप 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर यह 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो हूबहू आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में इन प्रश्नों में से बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि इन टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं आपके बोर्ड परीक्षाओं में। और यह 50 के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ आप चलते हैं। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। लगातार यही सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको पेपर में। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर सी होगा वन का, नवंबर 1917 ईस्वी में। और ये क्वेश्चन पूछेगा कि बोल्शेविक क्रांति किसने किया था, तो बोल्शेविक क्रांति लेनिन ने किया था। किसने किया था, तो लेनिन ने किया था। तो आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली थे। कौन थे, तो पुर्तगाली थे। और पुर्तगाली किसे कहा गया है, तो वास्को डी गामा का पुर्तगाली कहा गया है। तो यह समझ में आया। चलिए अगला नंबर देखते हैं, नेक्स्ट नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। और 3 नंबर वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था, तो यह सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन में पारित हुआ था। राइट आंसर 3 का ए वाला हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना कब और किसने किया था, तो 1925 ईस्वी में केवी हेडक्वार्टर के द्वारा किया गया था। राइट आंसर 4 का बी होगा, 1925 केवी हेडक्वार्टर के द्वारा। तो यह क्वेश्चन को जरूर याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। तो इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था, तो यह 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, यानी वोट देने का अधिकार। तो आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, 1918 ईस्वी में। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तभी आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। पहले वीडियो को फुल देख लीजिए, पढ़ने में अगर मज़ा आ रहा है और आपका मन लग रहा है तभी आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा डायरेक्ट। तो यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, तो मध्यम वर्ग आया था। राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, 6 का। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो वह रेशम मार्ग से होता था। राइट आंसर 7 का बी होगा, रेशम मार्ग से। और रेशम मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता था, तो रेशम मार्ग चीन से शुरू होता था। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ, तो फांसीबाजी नादीबाजी शासन का उदय हुआ। राइट आंसर आपका सी होगा, फांसीवादी शासन व्यवस्था और नाजीवादी शासन व्यवस्था का उदय हुआ था। तो इस क्वेश्चन को याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 9 नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा 100% 2026 के पेपर में। क्वेश्चन पूछता है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को बदल दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को बदल दिया था, तो अमृत बाजार पत्रिका था। राइट आंसर आपका बी होगा, अमृत बाजार पत्रिका। आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, 10
10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन बोलते हैं हम इंपॉर्टेंट है उसे जरूर याद रखिएगा, वह आएगा तो आएगा ही आपके बोर्ड परीक्षा में। तो किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो ऐसा मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। राइट आंसर सी होगा, मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि किस राज्य में उगाया जाता है यानी होता है? तो वह उत्तराखंड राज्य में होता है, पहाड़ी इलाकों में। राइट आंसर आपका डी होगा, उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65 यानी 65% होती है। राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, 65% प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा होती है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वन संरक्षण एवं वन प्रबंधन के दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो वन संरक्षण एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है यानी वर्गीकृत किया गया है? तो वनों को टोटल 3 भागों में बांटा गया है। राइट आंसर बी होगा, 13 का 3 भागों में बांटा गया है। और आप लोग 100% इस क्वेश्चन को जरूर याद रखेंगे हर हाल में, क्योंकि आता है यह सभी के सभी क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने किलो मैग्नीज का उपयोग होता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 1 टन में इस्पात बनाना होता है हमें, तो कितने किलो मैग्नीज का उपयोग करेंगे? तो 10 किलो मैग्नीज का उपयोग करेंगे। कितने केजी? तो 10 केजी मैग्नीज का उपयोग करेंगे। राइट आंसर बी होगा, 14 का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन है कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है। तो कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है यानी सबसे अच्छा प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट होता है। राइट आंसर 15 का ए होगा, एंथ्रासाइट। कोयला टोटल 4 प्रकार का होता है। पहला एंथ्रासाइट, दूसरा होता है लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट। यह सभी के सभी कोयले के प्रकार होते हैं। सबसे खराब कोयला पीट कोयला होता है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे घटिया कोयला कौन है? तो पीट सबसे घटिया कोयला है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है इसलिए इसे छोटा कर लेते हैं ताकि आपको क्या हो स्पष्ट रूप से दिखाई पा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि NNGO वार्निक रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में सर्वाधिक हेक्टर की भूमि वन का विस्तार था। तो ये NNGO की वार्निक रिपोर्ट के अनुसार 1948 कब? तो 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर पर भूमि पर वन का विस्तार था? तो टोटल कितने हेक्टेयर पर था? तो यह 400 हेक्टेयर पर था। कितने पर? तो 400 हेक्टेयर पर था। राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा, 400 हेक्टेयर पर था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग सबसे उपभोक्ता उद्योग है। राइट आंसर आपका बी होगा, चीनी उद्योग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यहाँ पे पूछा है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का प्राधिकरण का गठन किया गया था। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो यह 1986 ईस्वी में किया गया था। तो राइट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा, 1986 ईस्वी में। तो आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पैराइट किस प्रकार का खनिज है? तो पैराइट किस प्रकार का खनिज है? तो पैराइट हमारा धात्विक खनिज होता है। राइट आंसर 19 का ए होगा, धात्विक खनिज है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीय आबादी कितना था? तो 2001 के जनगणना के अनुसार कब? तो 2001 ईस्वी के जनगणना के अनुसार आपको बताना है कि बिहार में नगरीय आबादी यानी जनसंख्या क्या थी। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है जो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बता देना है। अगर आप लोग कहूँ से भी पढ़े हैं तो भी बता सकते हैं, गूगल से भी सर्च मार के आप लोग बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, वरना हम इस क्वेश्चन का आंसर फिर नेक्स्ट क्लास में लाएंगे। तो आपको समझ में आया? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो निम्नलिखित व्यक्तियों में जो थे वो कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो जेड गुड्डी नहीं थे। राइट आंसर आपका डी होगा, 21 का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक राजनीति के आधारित होता है। तो सांप्रदायिक राजनीति की धारण पर आधारित होता है यानी किस धारण पर आधारित होता है?
तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन में दिया है एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ समझना। बी में दिया है आपका विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी रहते हैं, एक धर्म के अनुयायी समुदाय समुदाय बनाते हैं। एक धार्मिक समूह का क्या होता है तो प्रभु, अन्य सभी। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो आपका राइट आंसर ए वाला होगा। एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ समझता है। क्या समझता है? तो एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ समझता है। 100% आपका 22 का राइट आंसर ए वाला होगा। आपको कन्फर्म याद रखना है ए वाला प्रश्न। समझ में आया? अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि संघ सरकार का उदाहरण है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए। तो संघ सरकार का उदाहरण क्या है? तो संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है और एक भारत है। यह दोनों के दोनों क्या है? तो दोनों के दोनों संघ सरकार का उदाहरण है। यह दोनों याद रखिएगा, एक भारत और दूसरा अमेरिका, जो संघ सरकार का उदाहरण है। तो आपको याद कर लेना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में लोकतंत्र के सत्ता के विरुद्ध जल आक्रोश, यहाँ पे जल लिखा गया, जन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो जन आक्रोश किस दशक में देखा गया है? तो भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में देखा गया है? तो यह 1970 के दशक में देखा गया था। राइट आंसर 24 का बी होगा, 1970 के दशक में देखा गया था। और भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुआ था। तो यह दोनों क्वेश्चन अगर याद है तो एक नंबर आपके हाथों में है बोर्ड परीक्षा 2026 में, यह हमारा गारंटी है। अगला नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह पेड़ बचाने से संबंधित है, यानी पर्यावरण से संबंधित है। और चिपको आंदोलन के नेता कौन था? तो सुंदरलाल बहुगुणा था, जो कि चिपको आंदोलन हुआ था उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के पर्वतीय जिलों में। तो यह सभी भी क्वेश्चन याद कर लेना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि तारे विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो तारे विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया था? तो यह आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। 26 का राइट आंसर सी होगा। आंध्र प्रदेश से नसबंदी नशीले पदार्थों पर रोक लगा दिया गया था। किसके द्वारा? तो उत्तराखंड की महिलाओं के द्वारा। किसके द्वारा? तो उत्तराखंड की महिलाओं ने जो थी वही क्या करी थी? तो पुरुषों क्या कर रहा था? तो नशीले पदार्थों को ग्रहण कर रहा था, यानी तारे विरोधी का क्या कर रहा था? तो अपने पास ग्रहण कर रहा था। उसको किसने रोका? तो वहाँ के महिलाओं ने आंदोलन किया था। तो आपको याद कर लेना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 27 हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको डीपली समझा दें। ऐसा नहीं कि ABCD टिक कराने से मज़ा नहीं आता है, समझा कर हम पढ़ाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी को पसंद भी आता है, बहुत सारे विद्यार्थी को नहीं पसंद आता है। तो आपको जहाँ आपको ABCD कराता है वहाँ आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं, परंतु हम ABCD टिक नहीं कराएंगे। हमारा फुल मकसद रहेगा आपको समझाना। 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो यह ग्रेट ब्रिटेन यानी ब्रिटेन में हुआ था, और यानी इंग्लैंड में हुआ था। राइट आंसर 27 का ए होगा। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि राजनीतिक दलों का नींव यानी वोट देने का अधिकार सबसे पहले कौन सा देश शुरू किया? तो मतदाता होने का अधिकार या वोट देने का अधिकार सबसे पहले किस देश ने शुरू किया? तो वह इंग्लैंड था। कौन था? तो वही इंग्लैंड जो था वही शुरुआत किया था वोट देने का अधिकार, यानी ब्रिटेन ने। तो आपको क्या करना है? याद रख लेना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि गठबंधन की सरकार में महत्तम पकड़ संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है कि गठबंधन की सरकार बनाने में महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो यह बहुदलीय व्यवस्था में संभव हो पाती है। 28 का राइट आंसर बी होगा, बहुदलीय शासन व्यवस्था में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो इनमें से कौन है जो राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है। राइट आंसर 29 का सी होगा, लोक जनशक्ति पार्टी। अगला नंबर क्वेश्चन है 29 नंबर कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इनमें से कौन सा देश है जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो अपना देश भारत में है। राइट आंसर आपका सी होगा, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे। और हालांकि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 31 नंबर के इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? यह क्वेश्चन आएगा ही। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। और क्वेश्चन पूछता है कि बीमारू राज्य
राज्य किसे कहते हैं? तो बीमारू राज्य भी हम लोग बिहार राज्य को ही कहते हैं। तो ये दोनों भी क्वेश्चन याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 32 नंबर की शेयर बाजार के नियामक संस्था है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है? तो सेबी है। क्या है? तो सेबी है। आपको क्या करना है? याद रख लेना है। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेबी है। राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 33 नंबर में पूछा है कि इनमें से कौन सी संस्था वित्त का साधन है? तो इनमें से कौन सी संस्था है जो वित्त का साधन है? तो व्यावसायिक बैंक वित्त का साधन है। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। तो आप लोग को क्या करना है? याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 34 नंबर की भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं मुंबई को। किसको? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। फाइनेंशियल कैपिटल भी क्या इसको कहते हैं? तो मुंबई को। आपको याद रखना है। और क्वेश्चन कौन पूछ देगा कि भारत की राजधानी कहाँ है? मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत की राजधानी कहाँ है। तो भारत की राजधानी कहाँ है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें चाहिए। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? वहाँ पे क्वेश्चन में हम बताए थे कि इनमें से कौन बीमारू राज्य है? तो बिहार बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है, उड़ीसा भरपूर बीमारू राज्य है। परंतु जो कर्नाटक है वही आपका बीमारू राज्य नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला। 35 का राइट आंसर सी होगा। आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने होते हैं? तो यहाँ पे 4 और 5 दिया है। तो आपको 5 पे टिक करना है। किस पे टिक करना है? तो 5 पे टिक करना है। अगर आपके ऑप्शन में मान लो 5 नहीं रहा, क्या हो 5 नहीं रहेगा, तब आप लोग 4 पे टिक कर सकते हैं। किस पे? तब आप लोग 4 वाले ऑप्शन पे टिक सही कर सकते हैं जब आपके ऑप्शन में 5 नहीं रहेगा तब। और वरना 5 रहेगा तो 5 पे टिक करना है। समझ में आया ना? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुआ था? तो यह 1986 में हुआ था। राइट आंसर आपका ए वाला होगा 100% 37 का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है कि स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो सोने की आभूषण को परिशुद्धता की जांच करना हो तो हम लोग किस मानक चिन्ह देखेंगे? तो कौन सा मानक चिन्ह देखेंगे? तो देखेंगे कि सोने की आभूषणों पर हॉलमार्क है कि नहीं। क्या हॉलमार्क हम लोग चेक करते हैं? हॉलमार्क लगा है तो वह शुद्ध सोना है, और शुद्ध सोना जो होता है वह 24 कैरेट का होता है। तो आपको यह समझ में आया ना? चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो वर्षा जल की अधिकता। किसका है? तो यहाँ पे दिया है वर्षा की अधिकता, यानी वर्षा जल अधिक होगा तभी नदियों में बाढ़ आएगा। जल की अधिकता नहीं, वर्षा की अधिकता। जब वर्षा ज़्यादा होता है तभी बाढ़ आता है। आपको याद कर लेना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 40 नंबर कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होना चाहिए? तो भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होनी चाहिए, यानी आयत के आकार में होने चाहिए। भवनों को निर्माण करना चाहिए हमें जहाँ भूकंप आता है तहाँ। कहाँ? तो भूकंप आता है जिस क्षेत्रों में, उस क्षेत्रों में भवन का निर्माण आयताकार आकार में बनाना चाहिए। तो समझ में आया ना यह सभी के सभी क्वेश्चन? तो यह 40 के 40 टॉप VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो आपको हम पढ़ा पाए। और आप लोग क्या कीजिएगा, रिवाइज करके लगभग हम 50 क्वेश्चन करा ही दिए। तो आपको कुछ क्वेश्चन हम बताए थे जो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा एक छोटा सा कमेंट जरूर करके बता दीजिएगा। तो ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपको अगर क्वेश्चन बैंक का सभी क्वेश्चन चाहिए PDF में तो आप सभी ग्रुप क्या कीजिए, मैसेज कीजिए ग्रुप में, और हम आपको क्या करेंगे तो ऐड कर देंगे, वहाँ से PDF दे देंगे। अगर आपको PDF चाहिए तो आप क्वेश्चन बैंक का PDF दे देंगे आराम से। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप लोग हाई लिख कर भेज दिए या बोलिए कि आज हमें सर ग्रुप में जोड़ दीजिए, आपको हम जोड़ देंगे 100%। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। तो आज का क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाय।